मेरे पिताजी ने 2 साल इंजीनियरिंग का पूरा करने 1 साल पूरा करने के बाद मुझसे कहा, जब वो मरने से 1 साल पहले, कि तुम्हारी रुचि के लायक इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं है, तुमको बहुत इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग पढूं, एडमिशन हो गया, तुम्हारी पढ़ाई हो गई, अब तुम इसको छोड़ करके ये जो जनरल एजुकेशन है उसमें आ जाओ। शिक्षक लोग भी ऐसे थे, वो बताते थे कि भाई समाज नहीं रहेगा, स्वस्थ समाज नहीं रहेगा तो तुम्हारा कैरियर किस काम का है। इसलिए पहली जवाबदेही तुम्हारे समाज के प्रति तुम्हारी जवाबदेही है कि समाज को स्वस्थ बनाओ। स्वस्थ समाज में ही तुम्हें काम करने का अवसर मिलेगा और अपनी प्रतिभा को भी विकसित करने का मौका मिलेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमको अगर अच्छी तरह से याद है तो हम 61 या 62 से नंदन पत्रिका पढ़ करके, जिसमें मोरारजी देसाई नौजवानों के पत्रों का उत्तर दिया करते थे, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे, उसको पढ़ करके हमने मोरारजी देसाई से पत्राचार शुरू किया था। और 1966 में पहली बार दिल्ली आकर के हम उनके निवास स्थान पर उनसे मिले थे। नमस्कार। देशज की खास पेशकश बरगदनामा में आज हमारे साथ हैं श्री सुरेंद्र कुमार। भारत पर जब जब संकट आया है, बहुत सारे नौजवान स्कूल और कॉलेज को छोड़कर अपने दौर की सत्ता के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। आजादी की रजत जयंती के तुरंत बाद देश के लोकतंत्र पर जब संकट आया, लाखों नौजवान अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर आए और सत्ता का पूरी प्रतिबद्धता और ताकत के साथ विरोध किया। आज के मेहमान आपातकाल के खिलाफ अपनी पढ़ाई छोड़कर सत्ता के खिलाफ हुए जन आंदोलन में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुआ, उसमें इन्होंने अपने जीवन को एक तरह से समर्पित किया था। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं बरगदनामा के इस कार्यक्रम में श्री सुरेंद्र कुमार का। सुरेंद्र जी बाद के दिनों में दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव बने, उसी संस्था में जहां से 25 दिसंबर की आधी रात के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हुई थी। सुरेंद्र कुमार जी अहिंसक ढंग से शांति के साथ जनता के हक और हुकूक के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए देश में जितने जन आंदोलन चलते हैं उसके समर्थक हैं, पीयूसीएल से जुड़े हुए हैं और परम पावन दलाई लामा के साथ तिब्बत से आए लोगों के अधिकारों के लिए और स्वतंत्र तिब्बत राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध समूह के साथ भी इनका जुड़ाव है। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सुरेंद्र कुमार जी का। अब कुछ हम लोग जानना चाहते हैं, आप खुद उस दौर में एक सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे, आपातकाल के खिलाफ लड़ रहे थे और लोकतंत्र सेनानी के तौर पर आप लोग काम कर रहे थे। उस समय आप कहाँ, आपकी पढ़ाई कहाँ हो रही थी? कौन आपके हॉस्टल में या आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में जहां आपका सरोकार था, वहां के लोग किस तरह की बात करते थे? ये हम इसलिए भी जानना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि अभी राजनीति में अपॉलिटिकल लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो क्या नागरिक भी धीरे धीरे अपॉलिटिकल होते हुए थोड़े कम नागरिक होते गए हैं? नागरिक होना एक खास दायित्व से लैस होना भी होता है। केवल नागरिकता ले लेने से, किसी देश में रहने मात्र से नागरिक धर्म का निर्वाह नहीं होता। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने दिनों को ध्यान में रखते हुए, अपने सहपाठियों को ध्यान में रखते हुए ये बताएं कि उस समय क्या स्थिति थी। राजीव जी, उस समय की परिस्थिति यह थी कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में हम सब लोग
अन्य चर्चाओं के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक विषय पर भी चर्चा किया करते थे कि समाज को की क्या का दिशा क्या होना चाहिए, राजनीति की क्या दिशा होनी चाहिए, कहाँ राजनीतिक मूल्य में ह्रास हो रहा है, कहाँ सामाजिक मूल्य में ह्रास हो रहा है। इसके लिए कुछ मांगों को लेकर के जो विश्वविद्यालय तक ही सीमित होते थे या कॉलेज तक ही सीमित हो सकते थे, छात्र विश्वविद्यालय और कॉलेज में भी आंदोलित हुआ करते थे और आंदोलन करते थे। वही आंदोलन आगे चल करके एक बड़े आंदोलन का भी स्वरूप लेती थी और वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी हम लोग के सामने आती थी। आप 60 और 70 के दशक को देखेंगे तो आपको चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दक्षिण के भी दूसरे यूनिवर्सिटीज हो, वहाँ सारे जगहों पर ये ऐसे विषयों पर सामाजिक सवालों से जो जुड़ाव था उसको लेकर के आंदोलन होता था और छात्र उसके लिए आगे आते थे। खास करके जब से हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आए हैं 1991 के बाद, तो हमें यह पाठ पढ़ाया गया है कि हमें अपने कैरियर का ध्यान रखना है और दुनिया में कैरियर सबसे बड़ी चीज है और कैरियर के बाद पैकेज, कि कितने के पैकेज पे हम काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस कैरियर और पैकेज के दौर में हमारा जो समाज के साथ जुड़ाव था, समाज के साथ हम जुड़े हुए थे, जो सामाजिक समस्याओं के साथ हमारा जुड़ाव था, वह टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन में आप देखेंगे किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां कोई छात्र आंदोलन शिक्षा शैक्षणिक वातावरण में सुधार के लिए किया जाए। मैं जहां रह रहा हूं, जहां से आपसे बात कर रहा हूं, मुजफ्फरपुर, यहाँ बिहार का एक सबसे पुराना विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय। लेकिन आप क्या अंदाज कर सकते हैं कि इन विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है? लड़के परीक्षा, एक तो समय पर परीक्षा नहीं होती, 3 साल का बीए 6 साल में पास करते हैं और उनका मार्क्स जब आता है, मार्क्स लेने का समय, तो पता लगता है कि आर्ट्स के विद्यार्थी को उनका नंबर फिजिक्स में चढ़ गया है और साइंस के विद्यार्थी का नंबर जो है सो आर्ट्स वालों पर चढ़ गया है। कहीं भी विश्वविद्यालय के अंदर आज शैक्षणिक वातावरण नहीं है, शिक्षक न पढ़ाते हैं न और छात्र पढ़ना चाहते हैं। जो छात्र पढ़ने वाले हैं कॉलेज में अपना नामांकन करा दे करके दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रह करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आज बहुत ही हताशाजनक और निराशाजनक स्थिति है विश्वविद्यालयों की। कुलपतियों की नियुक्ति आप अंदाज नहीं कर सकते हैं कि सरकार और राज्यपाल के द्वारा पैसे लेकर के किए जाते हैं और वहां से नियमित रूप से दोहन किया जाता है, चाहे राजनीतिक शक्तियों के द्वारा हो या जिनके हाथ में सत्ता है उनके द्वारा हो। और इसके अंतर्गत सभी तरह की बीमारियां विश्वविद्यालयों के अंदर फैल रही है। विश्वविद्यालय, भारत के सभी विश्वविद्यालय, जहां आप दिल्ली विश्वविद्यालय है वो भी कम बीमार नहीं है और हम लोग तो एक जो अर्थ शहरी और ग्रामीण विश्व शहर के भी रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे इस बीमारी का लक्षण आपको बहुत देखने को मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं इस तरह की स्थिति, इस तरह की गिरावट शिक्षा की पद्धति में होगी, शिक्षक में इस तरह का गिरावट होगा, छात्रों में इस तरह का गिरावट होगा, तो ये परिस्थिति बहुत भयानक है। और इस भयानक परिस्थिति में हम सब लोग चुप हैं। ये चुप्पी बहुत बड़ा हमारी असफलता का बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, उस समय ऐसा माना जाता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं वो कैरियर अच्छे कैरियर वाले लोग होते हैं, लेकिन अपने कैरियर के बावजूद भी वहाँ जो हम लोग बैठते थे तो ऐसे जो जनता का सवाल है उन सवालों पर हम लोग की बहस होती थी। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या था, कहाँ पर था ये? हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी था, जो अभी झारखंड में है, उस समय बिहार में था। बिहार का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग
इंस्टीट्यूट उस समय का वो था। आपका ट्रेड क्या था? मेरा ट्रेड मेटलर्जी था, धातु कर्म जिसको बोलते हैं। जी जी। तो आपका कहना है कि उस समय जो आप लोग जिनको कैरियरिस्ट समझा जाता था या समझा जाता है इंजीनियरिंग के छात्रों को, विद्यार्थियों को, वे भी समाज के मुद्दे पर, राजनीति के सवाल पर बहस मुबाहिशा करते थे या सजग थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या अध्यापकों का भी इसमें सहयोग होता था? अध्यापक भी इस तरह के थे कि अपने विद्यार्थियों को, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनको समाज और राजनीति की बात की तरफ भी प्रेरित करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक लोग भी ऐसे थे। वो बताते थे कि भाई समाज नहीं रहेगा, स्वस्थ समाज नहीं रहेगा तो तुम्हारा कैरियर किस काम का है। इसलिए पहले जवाबदेही तुम्हारे समाज के प्रति तुम्हारी जवाबदेही है कि समाज को स्वस्थ बनाओ। स्वस्थ समाज में ही तुम्हें काम करने का अवसर मिलेगा और अपनी प्रतिभा को भी विकसित करने का मौका मिलेगा। तो आप जब आंदोलन में आए उस समय आपका कौन सा साल था इंजीनियरिंग का? हमारा साल उस समय हम लोग 5 इयर्स इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड कोर्स था, 5 वर्षों का, तो उसमें हमारा चौथा साल था। इसका मतलब आप आखिरी समय में थे, एक साल बाद। अभी के हाँ, प्री हिसाब से फाइनल देखा मालिक। जाए, जी जी, अभी जी। के हिसाब से देखें तो आप अपने कैरियर के बहुत नजदीक थे। और हम लोग जानना चाहेंगे, धन्यवाद। 1975 के आसपास की बात सुरेंद्र जी, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और आपातकाल लगा, उस दौर की याद हम लोग सुनना चाहते हैं आपसे। आपातकाल का के 25 जून की रात को भारत में आपातकाल लगाया गया था, आप सभी परिचित हैं। लेकिन आपातकाल लगाने के पहले की परिस्थिति देश में क्या थी, इसकी ओर भी मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई के बाद श्रीमती गांधी और उनकी पार्टी अपार बहुमत के साथ संसद में आई और देश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम गरीबी हटाएंगे। बल्कि 71 के चुनाव में का एक नारा ही था कि गरीबी हटाओ करके ही वो इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। 72 में तुरंत विधानसभा का चुनाव हुआ। उसी तरह से भारत की सभी अधिकांश विधानसभाओं में श्रीमती गांधी की पार्टी का बहुमत हुआ। लेकिन जनता का डिसइल्यूजनमेंट तुरंत शुरू हो गया। 73 आते आते मिसेस गांधी ने जो वादा जनता के साथ किए थे, उन वादा को जनता ने देखा कि शायद वो वादा पूरा होने वाला नहीं है, तो इस एक तरह का असंतोष जनता के बीच में पैदा होने लगा। इस असंतोष को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कदम उठाए। कई राज्यों में लगातार अनवरत रूप से अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों को हटा करके दूसरे मुख्यमंत्री को नियुक्त करती रही। उसी समय में पोखरण का जो पहला परमाणु टेस्ट हुआ, वो भी हुआ जनता को इस बात को बताने के लिए कि अब हम एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर करके विश्व के असर पर आ रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद जो मौलिक बात थी, जो गरीबी हटाने की बात हुई थी, देश की आम जनता की जो जरूरत की बातें थी, जरूरत की चीजें थी, उनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। महंगाई बेतहाशा बढ़ती गई, शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट होने लगा और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयप्रकाश जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया था और भूदान में विनोबा जी के साथ वो सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक कसक थी कि भूदान आंदोलन का जो प्रभाव
जिस तरह का प्रभाव जनता के ऊपर पड़ना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसे ही समय में यूथ फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की और नौजवानों को देश की जो तत्कालीन परिस्थिति से उससे अवगत कराने के लिए देश भर में समय में बिहार में सर्वप्रथम छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ, जो शुरू में थोड़ा हिंसक हो गया, लेकिन उसको अहिंसक बनाना श्री राम बहादुर राय, श्री लालू यादव, रविशंकर प्रसाद और गोविंदाचार्य, इन लोगों ने जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। जयप्रकाश जी पहले तो थोड़ा हेजिटेंट थे इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर ये आंदोलन गैर दलीय होगा और साथ साथ ये अहिंसात्मक होगा तो मैं छात्रों के नेतृत्व करने के लिए आ सकता हूँ। छात्र संघर्ष समिति ने सहर्ष इसको स्वीकार किया और इसको राजनीतिक दलों से भी दूर रखने का और अहिंसात्मक रखने का भी वादा जयप्रकाश जी से किया। तदनुसार 8 अप्रैल 1974 को एक मौन जुलूस कदम कुआं, जहां जयप्रकाश जी रहते थे, वहां से लेकर के और गांधी मैदान तक आया, जहां प्रदर्शनकारी जो ज्यादातर नौजवान थे उनके मुंह पे पट्टी बांधी थी और हाथ पीछे की ओर बंधा हुआ था और नारा था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये वो वादा था, ये संकल्प था कि सरकार की कितनी भी दमनात्मक कार्रवाई हो, लेकिन हम हिंसा की ओर नहीं बढ़ेंगे। और मुख्य मांगे थी जो छात्र संघर्ष समिति ने जिसको लेकर आंदोलन किया था, और बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा नीति में परिवर्तन और व्यापक भ्रष्टाचार। इन 4 मुख्य मांगों के साथ यह आंदोलन बिहार के अंदर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह हम लोग का सौभाग्य था कि इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश जी जैसे तपे तपाए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक ने करना स्वीकार किया था। उसी समय गुजरात में भी छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो मात्र महंगाई, हॉस्टल में जो महंगाई वगैरह थी, कॉलेज फी वगैरह बढ़े थे, उसके विरोध में था। लेकिन धीरे धीरे वो आंदोलन तेज होता चला गया, जैसे जैसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई तेज होती गई और उसके साथ गुजरात विधानसभा से भंग करने का मांग भी उस आंदोलन से जुट गया। तो बिहार के आंदोलन में जब 8 अप्रैल को मौन जुलूस शुरू हुआ, उसके दिन के बाद से जयप्रकाश जी ने बिहार के विभिन्न शहरों का यात्रा किया और वहां आकर के इस आंदोलन के विषय में और इसको अहिंसात्मक बनाए रखने के लिए लोक शिक्षण का काम सार्वजनिक सभाओं के द्वारा शुरू किया। 5 जून आप जैसे जानते हैं, 5 जून 1974 को जयप्रकाश जी ने गांधी मैदान में एक महती सभा की। ऐसा कहा जाता है कि इतनी बड़ी भीड़ आज तक गांधी मैदान में नहीं आई है, और वहीं से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया कि टोटल रिवॉल्यूशन की जो बात जयप्रकाश जी ने की, उसी दिन 5 जून 1974 को गांधी मैदान की उस सभा से किया। उसके बाद से इस दिशा में छात्र संघर्ष समिति पूर्णतः सक्रिय हो गई। विभिन्न जिलाओं में छात्र समिति के इकाई बनाए गए। प्रकांतर से इसमें जो दूसरे लोग थे, वो लोग भी जन संघर्ष समिति के माध्यम से इस आंदोलन के साथ जुड़े। आंदोलन बहुत तेज हुआ। इस आंदोलन के क्रम में 2, 3, 4 अक्टूबर 1974 को जो बिहार बंद का आह्वान जयप्रकाश जी ने किया, वो इतना सफल रहा बिना किसी दबाव के कि उसके विषय में अगर इस समय कुछ कहा जाए तो आपकी सहयोगी मालूम होगी। लेकिन मात्र जयप्रकाश जी के आह्वान पर वह बिल्कुल 2, 3, 4 अक्टूबर को बंद रहा। फिर 4 नवंबर को गांधी मैदान पर एक प्रदर्शन हुआ, जहां जयप्रकाश जी को लाठी भी लगी, आप सभी जानते हैं। आंदोलन धीरे धीरे विकेंद्रित रूप से जिला और प्रखंड स्तर पर चलता जा रहा था। आंदोलन का घनत्व बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए जो
बिहार की सरकार थी वह काफी घबरा गई थी। हम अब्दुल गफूर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे और वो काफी घबरा गए और घबरा करके उन्होंने अपनी दमन की कार्रवाई को तेज किया। कई जगह गया और दूसरे जगहों पे गोलियां चली जिसमें कई साथी आंदोलन के साथी शहीद हुए। इन सब बातों को लेकर के जयप्रकाश जी ने अंत में ये बात कहा कि कोई संवाद सरकार कायम करने में असफल हो रही है तो ये संवाद इस सरकार को नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः उन्होंने ये मांग की कि वर्तमान मुख्यमंत्री को इस्तीफा करना चाहिए और बिहार विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा को भंग किए जाने के मांग से श्रीमती गांधी तिलमिला उठी। पहले ही से गुजरात की विधानसभा को भंग करने का आंदोलन चल ही रहा था। अब चारों तरफ इस आंदोलन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण में कुछ प्रांतों में आंदोलन सुगबुगाहट देने लगा। अब इस गहरे असंतोष को देख करके इंदिरा गांधी काफी चिंतित हो गई और उनकी पार्टी भी काफी चिंतित हुए। इसी बीच में 12 जून 1975 को 3 घटनाएं घटी जो इंदिरा गांधी को काफी चिंतित कर दिया। पहली घटना घटी कि उनके जो ये निजी सचिव थे पीएन धर, उनका निधन हो गया। गुजरात विधानसभा मोरारजी देसाई के उपवास करने के बाद भंग किया गया था और वहां चुनाव कराया गया था। उसका परिणाम भी 12 जून को ही आया। 12 जून 1975 को जनता मोर्चा वहां विजयी हुई और इंदिरा गांधी की पार्टी की हार हुई। तीसरी सबसे बड़ी घटना हुई कि राजनारायण जी ने जो मुकदमा किया था इंदिरा गांधी के चुनाव याचिका डाला था, उसका भी फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उसी दिन दिया और इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी के चुनाव के रद्द हो जाने के बाद से आंदोलन ने एक टर्न लिया और इस टर्न के बाद ये मांग देश भर से विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से उठने लगी कि अब श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर जो अभियोग था वो साबित हुआ है और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया है। अब वे लोकसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए अब उनको प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देना चाहिए। लेकिन श्रीमती गांधी के जो समर्थक थे, उनके पार्टी के लोग, जो प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लेकर के इंदिरा गांधी ने अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में वी कृष्ण अय्यर के बेंच ने इस मुकदमे को सुना। उसने पूरी तरह से इसको मुकदमे को स्टे नहीं किया, बल्कि कहा कि श्रीमती गांधी चुनाव प्रधानमंत्री बने रह सकती हैं, लोकसभा में उनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। अब इसके कारण एक लोकसभा का नेता लोकसभा में मतदान न कर सके और प्रधानमंत्री के पद पर बना रहे, ये कितना हास्यास्पद और अनैतिक है। इस बात को लेकर के तत्कालीन राजनीतिक दल के लोगों ने, छात्र संघर्ष समिति ने और जन संघर्ष समिति ने मिलकर के एक लोक संघर्ष समिति का गठन किया। जिस लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और महासचिव नानाजी देशमुख थे और कोषाध्यक्ष अशोक मेहता थे। लोक संघर्ष समिति ने यह फैसला किया कि हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे पूरे देश में और श्रीमती गांधी को सत्याग्रह करेंगे, श्रीमती गांधी को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेंगे। इसी सिलसिले में 25 जून को एक सार्वजनिक सभा रामलीला के मैदान में हुई थी, जिसमें जयप्रकाश जी ने भाषण दिया था। उनके गिरफ्तारी में इस तरह का अभियोग भी लगा था कि जयप्रकाश जी ने कहा है कि सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उकसाया है, बल्कि उन्होंने तो इतना ही बात कहा था कि पुलिस या सैनिक सरकार की अवैध आज्ञा की पालन न करें, जो आज्ञा कानून की दृष्टि से अवैध है उनका पालन होना है। लेकिन यह आधार
बनाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा कि सैनिक विद्रोह कराने का, सैनिक को उकसाने का, जनता में असंतोष फैला करके जो संविधान की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने का। अब कई इंदिरा गांधी के उस समय सलाहकार थे, प्रमुख रूप से जिसमें सिद्धार्थ शंकर राय थे जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे और बड़े वकील भी थे। उन सब लोगों के साथ इंदिरा गांधी का सलाह मशविरा हुआ और 25 जून की रात्रि में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे। ये उनसे बिना मंत्रिमंडल की अनुशंसा का आपातकाल का जो फरमान था उस पर हस्ताक्षर कराया गया। मंत्रिमंडल की मीटिंग कल होकर के सुबह हुई, जहां पे ये इस बात को अप्रूव किया गया कि आपातकाल लगाया जाए। इस तरह से मनमानी ढंग से इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लगाया और संजय गांधी का, जो उनके छोटे सुपुत्र थे, जिनका राजनीति में काफी हस्तक्षेप था, और कहना नहीं चाहिए हिंदुस्तान के जितने राजनीति में लुम्पेन एलिमेंट्स का जो प्रभाव बढ़ा, और आज भी आप देखते हैं कि काफी लुम्पेन एलिमेंट्स राजनीति में अपना प्रभाव जमा रहे हैं। तो ये लुम्पेन एलिमेंट्स का राजनीति में एंट्री संजय गांधी के माध्यम से ही सर्वप्रथम 1975 आपातकाल के दरमियान में हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो लुम्पेन एलिमेंट से अपने को अछूत रख सके। तो इसके बाद रात को ही 2:30 बजे गांधी शांति प्रतिष्ठान में पुलिस पहुंची, जहां जयप्रकाश जी ठहरे हुए थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण जी थे। राधाकृष्ण जी ने पुलिस से अनुरोध किया कि जयप्रकाश जी आप देर रात से सोए, अगर आप 2:30 बजे के बदला थोड़ा टाइम अगर जयप्रकाश जी को आप दे सकें तो अच्छा रहेगा, सोने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन पुलिस तैयार हो गई और 4 बजे के करीब में जयप्रकाश जी को गिरफ्तार किया और जयप्रकाश जी को गिरफ्तार करके पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले गए। इस बीच में राधाकृष्ण जी ने दिल्ली के अंदर जितने अखबार वाले और जितने प्रमुख लोग थे जिनको टेलीफोन कर सकते थे, सबको इस बात की सूचना दी कि जयप्रकाश जी को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तो करीब दिल्ली में इस बात की जानकारी जो प्रमुख लोग थे उनको हो गई। इंदिरा गांधी ने रात को ही, इंदिरा गांधी के प्रशासन ने बिजली का लाइन कटवा दिया था और सारे प्रेस में उस दिन अखबार नहीं छपा, क्योंकि बिजली था ही नहीं, इसलिए प्रेस से कोई अखबार नहीं निकल पाया। और अगले दिन से सेंसरशिप लागू कर दिया गया कि अखबार, एक सेंसर बोर्ड बनाया गया। अखबार वालों को सर्वप्रथम उसके अपने उस मसौदा को सेंसर बोर्ड के पास भेजना पड़ता था और जिनको पास करता था उसी को छाप सकते थे। इस तरह से प्रेस को भी नियंत्रित करने का कोशिश किया गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारे नागरिक अधिकार थे आपातकाल के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया। यहां तक कि राइट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार है, उसको भी समाप्त किया गया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने रिट याचिका दायर की। 5 जजों का संवैधानिक बेंच बनाया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 के मुकाबले 1 से जो राइट ऑफ लाइफ को सस्पेंड किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया। एक बहादुर जज श्री HR खन्ना थे, जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया और कहा कि नहीं, ये गलत है, राइट ऑफ लाइफ किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो आप इतना क्रूर व्यवस्था की गई, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जीने का अधिकार जो था उसको भी निलंबित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त लाखों लोग रात को अपने बिछावन से, अपने घर से घसीट करके लाए गए और जेल के अंदर बंद कर दिए गए। जिस पर भी जरा सा भी संदेह था कि अगर वो बाहर निकलने के बाद, कल होकर के आपातकाल के बाद के खिलाफ या नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है, तो उन सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे बेंगलोर में गई हुई संसदीय दल
जिसमें अटल बिहारी संसदीय समिति, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम नंदन मिश्रा, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग बेंगलोर में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए गए थे, उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। और पूरे देश में एक तरह से सन्नाटा का वातावरण छा गया। ऐसा लगता था कि कोई कहीं से बोलने वाला नहीं है और कोई किसी के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता नहीं है। ऐसे में कुछ हमारे नेता थे, आचार्य जेबी कृपलानी, जिनको गिरफ्तार करने की हिम्मत इंदिरा गांधी नहीं जुटा सकी। जब उन्होंने तय किया कि दिल्ली के अंदर घूम घूम करके हम छोटी बड़ी सभी मीटिंग करेंगे और उसमें आपातकाल की आलोचना करेंगे और नागरिकों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि वे इसके खिलाफ उठ कर खड़े हों। और इसका आचार्य जी ने पूरे दिल्ली के अंदर इस काम को किया। एक घटना पर आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे कि जब उसी समय बनारस में गांधी आश्रम की एक बैठक हो रही थी और गांधी आश्रम के संस्थापक थे आचार्य कृपलानी, वो वहां गए और उसकी अध्यक्षता कांग्रेस के एक बड़े नेता कमलापति त्रिपाठी जी कर रहे थे। उसी बैठक में कृपलानी जी ने आपातकाल की कटु आलोचना की और श्रीमती इंदिरा गांधी के कदमों को गलत ठहराया। जब बैठक समाप्त हुई तो कई जो कांग्रेस के लोग थे कमलापति जी को कहा कि आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आपके सामने इंदिरा गांधी की आलोचना की गई और आप कुछ नहीं बोले, उनको रोका नहीं, साथ ही इस तरह की जो बात हुई ये हम लोगों को बेचा। कमलापति जी ने उन कांग्रेस के मित्रों को कहा कि आप जाके इंदिरा गांधी से पूछिए, जो इंदिरा गांधी आचार्य कृपलानी को गिरफ्तार करने की हिमाकत नहीं कर सकती है, उसको बोलने से रोकने की हिमाकत कमलापति की क्या औकात है कि वह करेगा। तो आचार्य कृपलानी जैसे लोग थे जो अहिंसक ढंग से आपातकाल के विरोध में लोगों को आंदोलित करने के लिए घूमते रहे। इसी बीच में जॉर्ज फर्नांडिस भी एक हीरो के रूप में आपातकाल में उमर्ज करके आए। बड़ौदा डायनामाइट केस का आपने नाम सुना होगा, उनके ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस चला गया। ऐसी बात कहेगी कि जॉर्ज कुछ इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के द्वारा आपातकाल का विरोध करना चाहते थे। उनको बाद में उनको कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया, वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। ये सब तो कुछ प्रमुख घटनाएं थी। लेकिन इसी बीच लोक संघर्ष समिति जो उस समय बनी थी इंदिरा गांधी के इस्तीफा कराने के लिए, लोक संघर्ष समिति ने देश में 2 अक्टूबर जो गांधी जी का जन्मदिन था, उस जन्मदिन से सत्याग्रह का आह्वान किया। उस समय लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष, चूंकि जो अध्यक्ष थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, एसएन जोशी हो गए थे और महामंत्री रविंद्र वर्मा थे। इन लोगों ने सत्याग्रह का आह्वान किया। पूरे देश में लोगों ने लोक संघर्ष समिति के आह्वान पर सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। सबसे ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी सत्याग्रह के दरमियान पंजाब से हुई और वहां और देश के विभिन्न भागों में लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और गिरफ्तारी दी सत्याग्रह करके। इसके अतिरिक्त उस समय कई चीजें निकल रही थी, जैसे आपको अखबार तो निकलना मुश्किल था, तो सत्य समाचार करके लोक संघर्ष समिति का एक अधिकृत पत्रिका जो साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से जैसे भी संभव होता था निकलता था और देश भर में उसको जो कार्यकर्ता थे लोक संघर्ष समिति के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, वे लोग इस सब चीजों को लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित करते थे। इस तरह से आचार्य कृपलानी भी समय समय पर चिट्ठी लिखते थे। जॉर्ज की भी चिट्ठी जनता के नाम से आती थी, एसएन जोशी की भी आती थी। इस तरह से वो सारे जो परिपत्र और पत्र थे जनता को जागरूक करने के लिए, उनको जो लोग आपातकाल के विरुद्ध लगे थे इसको जो है प्रसारित करने का काम करते थे। आपातकाल को पूर्ण प्रतिरोध करने का जो क्रम था वह जारी रहा और लाखों लोग भारत की जेल में आपातकाल के विरुद्ध प्रतिरोध का झंडा उठाते हुए गिरफ्तार किए गए थे और उनको रखा गया था। इन सब बीच के बीच कुछ लोगों ने
बीच बचाव करके मिसेस गांधी और दूसरे लोगों में बातचीत कराने का भी प्रयास किया। इसमें गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ गांधीयन स्टडीज बनारस के स्वागत दास गुप्ता थे, उनकी मदद से और गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री राधा कृष्ण जी की मदद से जयप्रकाश जी और इंदिरा गांधी के बीच वार्ता कराने का भी प्रयास हुआ अपने अपने ढंग से, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसमें दूसरी बात, कई राजनीतिक दल के लोग थे जो जेल जाने के बाद और अनिश्चयता की स्थिति थी, उस कारण से सोच रहे थे कि अब क्या करना है। तो कई लोगों के द्वारा जो कहा जाता है सेकेंड ट्रैक डिप्लोमेसी, उस सेकेंड ट्रैक डिप्लोमेसी के अंदर इंदिरा गांधी से संपर्क स्थापित करके बातचीत करने का प्रयास और इंदिरा गांधी के लोगों के द्वारा भी बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सब कहीं मैटेरियलाइज नहीं करता। लेकिन इस बीच जयप्रकाश जी को जहाँ इनको चंडीगढ़ पीजीआई में रख दिया गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। तो इन सब बातों के बीच जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य लेकर के सारा देश चिंतित हो रहा था। विदेशों से भी श्रीमती गांधी के ऊपर बराबर दबाव बन रहा था कि जयप्रकाश जी के इलाज के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए या जयप्रकाश जी को छोड़ा जाए ताकि वो अपना इलाज स्वयं करा सके। इस दबाव पे आकर के जयप्रकाश जी को श्रीमती गांधी ने इलाज के लिए रिहाई करने का ऐलान किया और वो जाकर के जसलोक अस्पताल में भर्ती हुए और जसलोक अस्पताल में उनका इलाज चला। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस तरह की व्यवस्था जेल के अंदर की गई थी कि जयप्रकाश जी की किडनी खराब कर दी जाए। ये आप एक देवासायन जी जो समय डिप्टी कमिश्नर थे चंडीगढ़ के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में चूंकि वो डिप्टी कमिश्नर थे चंडीगढ़ के और चंडीगढ़ वो उनके केयर टेकर भी थे जयप्रकाश जी के, इस बात को उन्होंने अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है। बाद में जनता पार्टी की सरकार आने पर एक डॉक्टर नगप्पा अल्वा के नेतृत्व में एक जांच दल भी गठित की गई थी कि जयप्रकाश जी के साथ जेल में कैसा व्यवहार हुआ। तो ये सारी बातें, लेकिन उस जांच रिपोर्ट आ नहीं सकी जनता के बीच में, कई कारणों से जनता पार्टी की सरकार भी गिर गई। तो इन सब हालतों में जयप्रकाश जी को शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त करने का भी अभियोग उस समय की सरकार पर लगता है। और आगे चल करके जब विश्व भर से नेताओं का जो स्वतंत्रता के नागरिक अधिकारों के प्रवक्ता थे, उनका दबाव जब विश्व भर से भारत के अंदर से इंदिरा गांधी के ऊपर पड़ने लगा, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल को बिना उठाए चुनाव करने की घोषणा की और 77 का चुनाव हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी की भारी हार हुई। स्वयं इंदिरा गांधी भी हारी और जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि जनता पार्टी को जनता ने इतना बड़ा अवसर प्रदान किया था और उनका कार्यकलाप भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपसी झगड़े के बीच में वह जनता पार्टी समय से पहले ही बिखर गई और पुनः श्रीमती गांधी के हाथ में सत्ता आया। तो ये पूरे आपातकाल की आपको संक्षिप्त कहानी है, लेकिन आप इसके विचार करते हुए आप देखेंगे कि आज का भारत आपातकाल और आज का भारत की क्या स्थिति है। आज देश में जो 1974 में परिस्थिति थी, जो 1977 में परिस्थिति थी, उससे परिस्थिति कहीं नीचे क्रमिक रूप से नीचे गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वर्तमान सरकार ने इसको नीचे ले गए हैं, लेकिन जो भी सरकारें आई उस समय से उस सरकार एक कदम अपने मूल्यों में या दूसरे मामलों में गिरावट का काम किया। आज भ्रष्टाचार की बात आप ले, जो आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था, जो श्रीमती गांधी के ऊपर जयप्रकाश जी ने नैतिक दबाव बनाया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। अगर आज भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार बन चुका है। आज आप कोई भी राजनीतिक दल है, वो अपने पैसे का हिसाब नहीं देती कि चुनाव लड़ने के लिए वो कहां से पैसा लाया।
और कितना खर्च किया। कोई उसका हिसाब किताब किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर नहीं दिया जाता है। राजनीतिक दल में जो टिकट का बंटवारा किया जाता है, आप देख सकते हैं कैसे लोगों को टिकट दिया जाता है और किस तरह से बांटा जाता है। तो भ्रष्टाचार और मूल्यों की गिरावट के क्रम में हम उस समय के आंदोलन से जहां हम ले जा चाहते थे देश को, उससे कहीं आज नीचे नीचे खिसक करके आ गए। शिक्षा की व्यवस्था की बात करिए, शिक्षा में आमूल परिवर्तन की बात की गई थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए कि राजीव जी हमारे प्रोफेसर हैं, ज्यादा जानते हैं हमसे इस विषय पर, आपको बतला सकते हैं इसके शिक्षा क्षेत्र में क्या हुआ। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। आज शिक्षा के निजीकरण के माध्यम से शिक्षा भी एक व्यवसाय बन चुका है, एक व्यापार बन चुका है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या इवन ग्रेजुएशन के भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, वो क्या कर रहा है। आज के सामान्य जनता को, साधारण जनता को अगर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था चलती रही तो उनको क्या शिक्षा मिल पाएगा? शिक्षा कभी नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात आप देखें कि महंगाई तो आज अपने चरम सीमा पर है। उस समय 20 रुपए से 25 रुपए सरसों तेल हुआ था तो देश में हाहाकार मच गया था, और आज 200 रुपए सरसों तेल बिक रहा है, लेकिन हम सब लोग इसको खरीद रहे हैं। 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। खैर, पेट्रोल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन साधारण लोगों के उपयोग की जो चीजें हैं वो किस कदर बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी का तो बात ही मत करिए। आज तो सरकारी क्षेत्र में सारे रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं और सब निजी क्षेत्र में और कॉन्ट्रैक्ट पर आज आप उनके काम कर रहे हैं। कल शायद आपको सूचना मिल सकती है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो भारी मात्रा में बेरोजगारों की फौज में काफी बढ़ोतरी हो रही है, और कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल इस बात को नियंत्रित करने के लिए, इन बातों पर ध्यान देने के लिए दुख की बात है, कोई भी तैयार नहीं है और जनता को अपने भाग्य पर छोड़ने को तैयार है। समूचे देश में आज आप देखेंगे तो लूट खसोट कलम के नोक पर हो या बंदूक के नोक पर हो। कलम के नोक पर जो डकैती हो रही है वो तो और बड़ी डकैती हो रही है बनिस्बत की जो बंदूक के नोक पर हो रही है। तो इस तरह का देश में सर्वत्र वातावरण व्याप्त है। जयप्रकाश जी ने इन सारी चीजों का बहुत कम इस तरह का कम परिस्थिति बहुत ऐसी नहीं हुई थी। तब जनता को जागृत किया और जनता आगे आकर के इसका प्रतिरोध करने को तैयार हुआ, और इंदिरा गांधी के जैसे शक्तिशाली नेता जिसके अंदर कुछ मूल्य भी थे, उसको जनता के सामने नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन आज आप देखेंगे कि हम लोग कहाँ पहुंच गए। आज हम सब लोग, जो आदमी कुर्सी पर स्थापित है, चाहे कोई भी हो, उसका वो चाहे राजीव जी ही क्यों ना हो, लेकिन उसका गुणगान करने से हम लोग बाज नहीं आते। मूल्यों की बात जो करता है उसको तो बताया जाता है कि आप किस सदी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह 21वीं सदी है। अब आप 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं। हम विकास की ओर क्रमशः अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इस तरह की बात आज हो रही है। चौतरफा गिरावट का वातावरण है। उस समय जो बिहार आंदोलन के समय अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, उनकी अगर आर्थिक ईमानदारी की बात करेंगे तो उस ईमानदारी के सामने आज देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं टिक सकता है। तो ऐसी परिस्थिति इस देश के अंदर में पैदा हो गई है, और आज के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि आपातकाल को याद करते हुए, इसके दमन को याद करते हुए, जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी या जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, संघर्ष में आगे आए, उनके प्रति सम्मान, उनको नमस्कार करते हुए आज जो परिस्थिति है उस चुनौती को हम कैसे आगे लेकर के चलेंगे। गांधी के रास्ते से, अहिंसात्मक रास्ते से हम पुनः एक बार इस देश को जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, जिस संकट से गुजर रहा है, उसको निकालने के लिए हमारे देश के बुद्धिजीवी, देश के नौजवानों और देश के राजनीतिज्ञों, जिससे बहुत कम आशा है। क्योंकि राजनीति में आज आप देखेंगे पॉलिटिकल
लोग का लोग होता चला जा रहा है, सिर्फ एक पॉलिटिकल लोग आज की पॉलिटिक्स में हावी होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह चुनौती बहुत गंभीर है। अगर हम समय रहते इस पर कदम नहीं उठा सके तो आपातकाल को तो हम याद करते हैं, लेकिन चूक जाएंगे और इस देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। और गृह युद्ध की जब स्थिति पैदा होगी तो बहुत मुश्किल होगा इसको नियंत्रित करने के लिए। तो मेरी आशा और अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी, नौजवान, जन साधारण और सभी लोग आज सचेत होंगे और अहिंसात्मक ढंग से अगर जरूरत पड़ेगी तो सत्याग्रह के रास्ते पर चलने के, जिस तरह से हम लोग आपातकाल में चले थे उस तरह से चल करके हम स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा तो ये बहुत सारे बातें एक बुद्धि विलास बन करके रह जाएगी। अगर हम किसी चीज को, पीछे की चीज को याद करते हैं तो याद करने का एक मायने होता है, तो उसको याद करते हुए आज की परिस्थिति में उसकी क्या उपयोगिता और किस संदर्भ में उसका उपयोग करें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरी आशा है कि हम सब लोग इस देश के पुनर्निर्माण के लिए जो भी त्याग आवश्यक होगा उस त्याग को करने के लिए अहिंसात्मक ढंग से आगे आएंगे। आपने बहुत विस्तार से आपातकाल लगने के पहले की परिस्थिति और उस दौरान जो हुआ बड़े पैमाने पर दमन, आपने उसकी चर्चा की, बहुत विस्तार से आपने बताया। आपने बताया कि कैसे संजय गांधी के नेतृत्व में जो राजनीति में लुम्पेन तत्व की एंट्री हुई और वो धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास और विस्तार हुआ है, वो हम लोग देख रहे हैं, सब लोग महसूस करते होंगे। आपने यह भी बताया कि जो सरकार अपने देश में आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करने में विफल हो और उन पर दमन करे, वो अपना नैतिक हक खो देती है सत्ता में बने रहने का। आपने यह भी बताया अब्दुल गफूर की चर्चा करते हुए कि उनके खिलाफ बिहार आंदोलन हुआ, पर आज के समय में भी अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप में गफूर साहब से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। अभी भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं उनसे अगर अब्दुल गफूर की तुलना की जाए तो वो ज्यादा ईमानदार साबित होंगे। पूरी परिस्थितियों का आपने विस्तार से जिक्र किया। आपने एक और बात बताई कि जब लोकतंत्र को कुचलकर, संकुचित करके इंदिरा गांधी की सरकार ने नागरिकों के जीने के अधिकार में कटौती कर दिया था, उसको छीन लिया था, तब भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के बेंच में से सिर्फ एक आदमी ने इससे असहमति जाहिर की, डिसेंट किया। 4 लोग उसकी संवैधानिकता के पक्ष में थे, 4 लोग उसको जायज मान रहे थे। अगर आपकी बात को समझें तो इसका मतलब होगा कि लोकतंत्र की रक्षा हमेशा देश के नागरिक ही करेंगे, न्याय व्यवस्था भी उसकी रक्षा कर पाए इसकी उम्मीद कम है। इमरजेंसी से एक सीख ये भी मिलती है, और इमरजेंसी के दौर में जो जीने का हक छीना गया और उसको जायज ठहराया सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, उसके जरिए हम ये समझ सकते हैं। अब ये सारी बातें आपने विस्तार से बताई और आज की परिस्थिति के बारे में भी आपने बताया कि तब 20 रुपया से 25 रुपया हुआ था सरसों का तेल और अब तो 100 से 200 रुपया हो गया है। आपने सारी बातें विस्तार से बताई। तो घर परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आप लोग आंदोलन में कूदे और अपनी पढ़ाई छोड़ी? देखिए, उस समय जब इस आंदोलन में हम कूदे उस समय हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन पिताजी भी हमारे जो माध्यमिक शिक्षक संघ था उसका नेतृत्व करते थे और बराबर हम लोगों को सिखलाया कि ऐसे सवालों पर हम लोग को बिल्कुल सजग रहना चाहिए और जीवन में जो बड़े सवाल हैं उनके लिए रिस्क उठाने से भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये शिक्षा हमने अपने पिताजी से पाई
और मेरा स्वाभाविक रूप से सामाजिक और राजनीतिक विषयों में मेरे बहुत बचपन से ही, हम कहें मैट्रिक के पहले से भी हमारी काफ़ी अभिरुचि थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमको अगर अच्छी तरह से याद है तो हम 61 या 62 से नंदन पत्रिका पढ़ करके, जिसमें मोरारजी देसाई नौजवानों के पत्रों का उत्तर दिया करते थे, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे, उसको पढ़ करके हमने मोरारजी देसाई से पत्राचार शुरू किया था। और 1966 में पहली बार दिल्ली आकर के हम उनके निवास स्थान पर उनसे मिले थे। तो ये हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न थे वो, उसमें मेरी गहरी अभिरुचि थी। मेरे पिताजी ने 2 साल इंजीनियरिंग का एक साल पूरा करने के बाद मुझसे कहा, जब वो मरने से 1 साल पहले, कि तुम्हारी रुचि के लायक इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं है, तुमको बहुत इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग पढूं, एडमिशन हो गया, तुम्हारी पढ़ाई हो गई, अब तुम इसको छोड़ करके ये जो जनरल एजुकेशन है उसमें आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी रुचि से हमको यही लगता है कि जनरल एजुकेशन ज्यादा तुम्हारे लिए लाभकारी होगा बनिस्बत की इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अब मुझे 2 बात आपकी बात से समझ में आ रही है। एक तो ये कि उस समय ऐसे पिता भी बहुत थे, ऐसे पिता जो इंजीनियरिंग छोड़कर सामान्य विषयों की पढ़ाई की तरफ प्रेरित कर रहे थे, या देश और समाज के प्रति अपने धर्म का निर्वाह करते हुए, नागरिक धर्म का निर्वाह करते हुए जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरी बात जो मुझे बहुत अचरज में डालने वाली है कि जो बच्चों की पत्रिका थी नंदन, उसमें देश का एक बड़ा राजनेता बच्चों के कॉलम का, सवालों का जवाब देता था, ऐसा स्तंभ था। तो एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी पारिस्थितिकी ऐसी थी। बाल साहित्य की पत्रिका में राजनेता का जवाब देना और उसके जरिए लोगों को प्रेरित करना देश समाज के प्रति, या आपने जो अपने पिताजी के हवाले से सारी चीजें बताई। अब अभी के समय में पूरे भारत में लगभग 2/3 से अधिक वही लोग सत्ता में हैं जो उस दौर में आपातकाल के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया। आपने अपने दीर्घ व्याख्यान में जो लंबी आपने बात कही थी परिस्थितियों का, उसको देखने से लगता है कि क्रमिक गिरावट हुई और आज स्थिति आपातकाल से भी भयावह है, जो धीरे धीरे आज तक पहुंचा है। जरूर। वही लोग उसमें संघर्ष कर रहे थे। तो ये एक द्वैत दिखता है जो समझ में आ रही है बात, कि जो लोग तब जेपी की अगुवाई में उन सपनों के लिए लड़े थे, उन्हीं लोगों ने धीरे धीरे उन सपनों को कुचल दिया और उसका तहस नहस भी कर दिया, जो हम लोग नजर दौड़ाएंगे तो अपने इर्द गिर्द, अपने प्रांतों में और राष्ट्रीय स्तर पर देख समझ सकते हैं। अब मैं जानना एक और चीज चाहता हूं, वो ये कि उस समय गांधी से जुड़े लोग भी हर जिला में, हर कुछ गांव में थे, जिन्होंने गांधी सेवा संघ या सर्वोदय के जरिए काम किया, और उन लोगों की बड़ी भूमिका थी अहिंसक ढंग से लड़ाई लड़ने में। बाकी राजनीतिक दलों की तो थी, आज तो इनकी संख्या भी खत्म लगभग हो गई है, और एक तरह से गांधी विचार से जुड़े हुए लोग अप्रासंगिक जैसे दिखने लगे हैं बहुत सारे मामलों में, इक्के दुक्के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अब कोई बड़ा आंदोलन होगा तो किसी राजनीतिक दल के ही बैनर तले शायद हो। उन दिनों वामपंथी लोग भी बहुत सक्रिय थे, हालांकि आपातकाल के पक्ष में भी वामपंथ का एक बड़ा समूह था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाला। आप जिस जिला में हैं वहां कुछ नक्सली हिंसा भी बढ़ गई थी उस जिला में, और जयप्रकाश नारायण वहां गए थे, उसको भी कुछ याद करके अगर आप बताएं कि क्या वहां का सारा माजरा था हिंसा का, और फिर जयप्रकाश के जाने से क्या घटित हुआ। आप सभी जानते हैं कि नक्सलवादी के बाद मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में नक्सलवादी आंदोलन का कुछ प्रभाव दिख पड़ा।
और वहाँ एक मुसहरी के गांव में नक्सलवाद अपनी तेजी पर था। किसान और मजदूरों के बीच में काफी संघर्ष तेज था। इसी बीच में जयप्रकाश जी के दो सहयोगी गोपाल जी त्रिवेदी और बद्री बाबू को नक्सलवादियों ने ये धमकी दी कि आपकी हत्या हम लोग कर देंगे। ये बात जयप्रकाश जी के पास समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंची। जयप्रकाश जी उन दिनों कुछ अस्वस्थ चल रहे थे, उत्तराखंड में विश्राम ले रहे थे। उन्होंने वहां से सीधे मुसहरी के लिए प्रस्थान किया और मुसहरी आकर के उन्होंने घोषणा की, या तो मुसहरी में अहिंसा कायम होगा या मेरी हड्डी गलेगी। और उसी से जयप्रकाश जी मुसहरी में लग गए। गांव गांव घूम करके मुसहरी के लोगों के साथ मीटिंग करना, उनकी समस्याओं को समझना शुरू किया। और एक संवाद जो उग्रवादी या नक्सलवादी थे उनके बीच और जो किसान थे जिनके खिलाफ ये चल रहा था, एक संवाद बनाने की कोशिश की। उनकी दिक्कतों को समझा, उनको दिक्कतों को दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों का मुसहरी में शुरुआत किया। साथ ही साथ ग्राम सभाओं का भी गठन किया, जिस ग्राम सभा में सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग होते थे और अपने आप में वो स्वायत्त था और गांव के विकास के विषय में जो निर्णय लेता था वही इस बात को वो वहाँ लागू किया जाता था। और जयप्रकाश जी ने सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और वहाँ के जनता तीनों के सहयोग से वहाँ जो नक्सलवाद की बीज अंकुरित हो रही थी उसको रोकने में वो सफल हुए। और काफी दिनों तक वो मुसहरी में खुद रहे। जब बांग्लादेश का युद्ध शुरू हुआ और बांग्लादेश के युद्ध पर जनमत तैयार करने के लिए भारत की सरकार ने जयप्रकाश जी को विभिन्न देशों को दौरे पर भेजा, उसी समय वहाँ मुसहरी से अलग हुए। लेकिन जाने के बाद भी मुसहरी में जो स्थानीय स्तर पर जो विकास होता था उस विकास के संबंध में वो निरंतर सक्रिय रहे और अपने को बराबर परिचित रखे। अभी भी आप देखेंगे कि उनके द्वारा बनाई हुई संस्था मुजफ्फरपुर विकास मंडल जो मुसहरी में बनी थी आज भी स्थित है और सौभाग्य से अभी उसके अध्यक्ष होने का हमको अवसर है और हम उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। आज भी थोड़ा बहुत जयप्रकाश जी के प्रयासों को हम लोग मुसहरी में प्रयोग को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात और थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ कि आपने जिन दो लोगों का जिक्र किया जो जयप्रकाश जी के सहयोगी थे, नक्सलियों ने जिनकी हत्या की धमकी दी थी, तो जो नक्सली जमींदारों के खिलाफ लड़ने का दावा करते थे या लड़ने की बात करते थे, वो जयप्रकाश नारायण के सहयोगियों की हत्या क्यों करना चाहते थे? मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि अभी भी जो वामपंथी लोग हैं वो जयप्रकाश जी को मैं एक गांधी विचार के प्रयोगकर्ता के तौर पर लूं, गांधी के एक वारिस के तौर पर लूं, तो ये उसके प्रति बहुत ही अंध क्रिटिकल होते हैं जो रेडिकल समूह के लोग होते हैं। तो क्या उसका कुछ मुझे उसमें शायद समझने में मिले कि जमींदारी के खिलाफ लड़ते लड़ते लड़ने का दावा करने वाले, हिंसा को जायज ठहराने वाले नक्सली जयप्रकाश के सहयोगियों की हत्या की बात क्यों कर रहे थे? देखिए राजू जी, प्रश्न ये है विश्वास का। आपने बताया कि जयप्रकाश जी गांधी जी के अनुयायी थे। समाज परिवर्तन नक्सलवादी लोग भी चाहते थे लेकिन हिंसा के ढंग से चाहते थे और सर्वोदय और गांधी के लोग अहिंसात्मक ढंग से समाज परिवर्तन चाहते थे। लोगों को समझा बुझा के, लोगों को परसुएट करके वो चाहते थे कि कोई परिवर्तन हो। ऐसी अवस्था में यह स्वाभाविक है कि विचारधाराओं के आधार पर दोनों के बीच में टकराव होना और इस टकराव में वो सबसे बाधक जो अहिंसात्मक ढंग से समाज परिवर्तन करना चाहते थे उनको मानते थे, इसलिए उनको वो रास्ता से हटाना चाहते थे और या उनको निष्क्रिय करना चाहते थे। इस कारण से वे लगातार उन्होंने धमकी दिया ताकि ये जो सर्वोदय के दो वरिष्ठ लोग हैं जो जयप्रकाश जी के सहयोगी हैं
अगर इनको हम धमका देते हैं, इनको हम डरा देते हैं, तो अगर ये मैदान से हट जाएंगे तो फिर हम अपने ढंग से जो हमारा माध्यम है समाज परिवर्तन का, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। यानी समाज परिवर्तन का अहिंसक रास्ता उनको पसंद नहीं था, उसको वो जायज और जरूरी नहीं मानते थे, इसलिए हिंसा के जरिए हत्या को जायज ठहराने वाले समूह के लोग अपने मकसद को छोड़कर पहले गांधीवादियों को ही अपनी चुनौती समझने लगे थे। उस बिल्कुल। समय पीएम त्रिपाठी जैसे लोग भी, बिहार से बाहर के लोग जाकर वहां रहने लगे और जयप्रकाश जी ने ऐसे कुछ नौजवानों को वहां रखा था, तो उसका असर क्या हुआ? देखिए, असर तो उसका बहुत ही प्रभावकारी बात हुआ। पहली बात तो संवाद कायम होने से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई। अगर जयप्रकाश जी का एक मुसहरी आंदोलन के दरमियान एक किताब है, एक अखबार में लेख लिखा था, वो बुकलेट के रूप में छपा, आमने सामने, फेस टू फेस। उसमें उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मुसहरी की पूरी स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने उस बात में बतलाया कि मुसहरी में अगर जमीन वितरण किया जाएगा तो ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 2 एकड़ से जमीन किसी को ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। और 2-4 लोग यहाँ जमींदार नहीं थे, बल्कि ये मनी लेंडिंग का काम करते थे, उनका वो शोषण का भी काम करते थे। ऐसी स्थिति थी। इस कारण जो समाज की परिस्थिति थी, जयप्रकाश जी ने उसका सबसे सफल चित्रण संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में रखा और लोगों से ये राय जानना चाहा कि ये जो परिस्थिति है इसको आप कैसे परिवर्तित करेंगे। इस परिवर्तित करने की परिस्थिति में पीएम त्रिपाठी जैसे लोगों को भी बाहर से बुला करके मुसहरी में लाए और अवार्ड जैसी संस्था को वहाँ पूरी ताकत के साथ लगाया, जो कृषि के क्षेत्र में और गांव के निर्माण के लिए काफी सघन रूप से काम किया और उसका बहुत बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। जी, अब आपने आमने सामने की चर्चा की, उनकी पुस्तिका की चर्चा की। जयप्रकाश जी ने भारतीय राज व्यवस्था की पुनर्रचना के लिए भी कुछ प्रस्तावित किया था, एक अपना थीसिस दिया था, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। तो आप जैसा जानते हैं कि ये जो वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें संसद, विधानसभा जैसे जो संस्थाएं हैं, वहाँ एक बार हम प्रतिनिधि को चुन देते हैं, प्रतिनिधि हमारा मालिक बन जाता है, बिना हमसे सोचे समझे निर्णय लेता है, उसमें बड़ा हित, जनता का हित है या अहित है, इस बात का भी ख्याल नहीं रखता। तो विकेंद्रीकरण और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की वकालत उस पुस्तक, जिस पुस्तक की आपने चर्चा किया, उसमें जयप्रकाश जी ने किया है। कहा है कि विकेंद्रित रूप से पंचायतों की व्यवस्था होनी चाहिए और शायद आज जो पंचायत है उनकी कल्पना में वो पंचायत नहीं था, उनकी कल्पना में गांधी जी के द्वारा जो बताया गया पंचायत था वही था। इसको करने के लिए उन्होंने पूरा अपना अपनी वकालत उस पुस्तक में की है कि लोकतंत्र में सबों की भागीदारी होनी चाहिए। एक बार हम प्रतिनिधि को चुन करके निश्चित नहीं हो जाना चाहिए। लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और लोक शक्ति के सामने दूसरी कोई भी शक्ति नहीं है। इसको जागृत करने के बाद उन्होंने उस पुस्तक में किया है। तो ये जो जेपी ने जो थीसिस दी और अभी उसके बाद जो लोग सत्ता में आए, वो एक तरह से जेपी के नेतृत्व में ही प्रशिक्षित हुए युवा थे। बाद में किसी ने भी उस तरफ ध्यान आकर्षित किया, ऐसा आपको लगता है कि किसी भी राज्य में, भले ही छोटे स्तर पर ही सही, ये अपना एजेंडा किसी इस ने इसको बनाया हो, या इस जो स्तर लोग पर या जो लोग या जो लोग एक या जो लोग राज सत्ता वाले रास्ते की तरफ नहीं गए, जो रचनात्मक कार्यकर्ता बने रहे, वे लोग भी इस पर विचार विमर्श करते रहे हों या इसको, इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़े हों, तो कुछ उसके बारे में आप बताएं।
देखिए, इस दिशा में प्रयास श्री रामकृष्ण हेगड़े जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उनके ग्राम पंचायत के मंत्री अब्दुल नजीर साहब थे, उन्होंने जो कर्नाटक में पंचायत की व्यवस्था के लिए जो कानून बनाया था वो उस दिशा में कुछ दूर आगे हमको ले जाता था। लेकिन आज जो पंचायत की व्यवस्था और जो जो बात की है वो जयप्रकाश जी और गांधी जी के पंचायत की व्यवस्था के उलट है। उसमें वो कोई तत्व नहीं जो जयप्रकाश जी और गांधी जी चाहते थे। आज सारे पंचायतों की व्यवस्था राज सत्ता के द्वारा इसलिए की जाती है कि उनके माध्यम से वो सत्ता में किस तरह से काबिज रह सकते हैं। ये आज की पंचायत व्यवस्था को बनाने में का मुख्य उद्देश्य है और पंचायतों को बिल्कुल नपुंसक बना करके रखा गया है। पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। पंचायत के मुखिया या पंचायत समिति सभी सरकारी अधिकारियों की मुंह को ओर देखती रहती है और उनका जो निर्णय होता है उसी को कार्यान्वित करने के लिए आगे आती है। इसमें कहीं सहभागी लोकतंत्र का की जो कल्पना जयप्रकाश जी ने की है उसका अंश लेश मात्र भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप जिस जेपी के सहभागी लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं और जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि अभी की पंचायती व्यवस्था में जो पंचायती राज है उसमें उसका लेश मात्र भी कोई उसका रिश्ता नहीं है, भले ही नाम के स्तर पर फॉर्म के स्तर पर दोनों मिलता हो पर कंटेंट दोनों का एक जैसा नहीं है। ये गांधी और जयप्रकाश के सपनों का पंचायती राज नहीं है। तो ये सहभागी लोकतंत्र क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सहभागी लोकतंत्र तो आप जैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का अंग्रेजी में है, जो हम लोगों ने जिस लोकतंत्र की रचना की है उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे जब हम विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो जो योजना विकास के बनेंगे या शैक्षणिक नीति तय किए जाएंगे वो सब ग्रामीण स्तर पर होंगे और ग्रामीण स्तर में ग्राम सभा और आम सभा की बात कही गई है। वहां बैठ करके लोग अपनी राय दे सकेंगे कि किस तरह से इसको चलाया जा सके, न कि विधानसभा और संसद में बैठ करके कानून बना दिए जाएंगे, उसको कार्यान्वित किया जाएगा। सहभागी लोकतंत्र का यही अर्थ है कि जनता के लिए जो निर्णय लिए जाएं उसमें जनता के भी ओपिनियन का उसमें महत्व हो और उनके आधार पर भी इस निर्णय को कार्यान्वित किया जाए। इसी के लिए पंचायत राज की कल्पना की गई और आम सभा और ग्राम सभा की भी कल्पना की गई। सुरेंद्र जी, अब हम लोग फिर थोड़ा पीछे की ओर लौटते हैं, आपातकाल के आसपास आते हैं कि जेपी पर आरोप लगा कि उन्होंने सेना के लोगों को भी भड़काने का काम किया, जो कि सही नहीं था। उन्होंने कहा था कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुने, आप अपने बॉस का, अपने अधिकारी की वो बात न माने जो आपके मैनुअल में नहीं है। तो आमतौर पे जो इसकी आलोचना करते हैं वो मैनुअल वाली बात को छुपा देते हैं और कहते हैं कि वो सेना को अराजक बनाने का काम कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। अब उस दौर के बारे में हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो सारे लोगों को जयप्रकाश नारायण ने इकट्ठा किया और गैर दलीय आंदोलन की बात की, पर उन्होंने इकट्ठा तो सारे दल वाले लोगों को ही किया। तो इसमें कुछ द्वैत नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ विरोध जैसा नहीं दिख रहा है कि आखिर लोकतंत्र में लड़ाई होगी तो दल के लोग ही आएंगे। विपक्षी दल सारे एक हुए, बहुत सारे लोग कांग्रेस से ही छूटकर इधर आ गए उस समय, पर जेपी के सपने में तो गैरदलीय लोकतंत्र की बात थी, लोक उम्मीदवार की बात थी। इसको आप इस रूप से देख सकते हैं, जैसे देश में आपातकाल लगा और आपातकाल के बाद जिस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और उस बीच में एक इसको आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में मान सकते हैं कि जयप्रकाश जी ने पुनः नागरिक अधिकारों की बहाली और संविधान का सही कार्यान्वयन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के सहारे देश में एक शासन स्थापित करने की बात की। लेकिन मैंने आपको जिक्र किया था 5 जून की उस सभा का जिसमें टोटल रिवॉल्यूशन की बात जयप्रकाश जी ने किया था।
वो टोटल रिवॉल्यूशन की बात धरी की धरी रह गई और वो बिल्कुल एक बात में चल करके वही खेल शुरू हो गया और जयप्रकाश जी अस्वस्थ हो गए और उनके जो सहयोगी और जो जो थे वो लोग भी करीब करीब बहुत सुस्त हो गए। इस कारण से वो बात, आपकी बात सही है, वो बात कार्यान्वित नहीं हो पाया। तो जेपी के टोटल रिवॉल्यूशन में, संपूर्ण क्रांति में क्या क्या था, उसके अवयव क्या क्या थे, किन किन चीजों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पूरी निर्मित होती थी? देखिए, संपूर्ण क्रांति कोई एक किसी चीज को नामाकरण किया जाता है तो कोई टर्म दिया जाता है, लेकिन संपूर्ण क्रांति से जयप्रकाश जी का यही आशय था कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए और व्यवस्था जनता के उन्मुख होना चाहिए, नहीं कि जो सत्ता में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग हैं या देश के जो मुट्ठी भर पूंजीपति हैं उनके विषय में, इसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। तो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी व्यवस्थाओं में एक क्रांतिकारी आमूल चूल परिवर्तन का आह्वान जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति के नाम पर किया था। और इस दिशा के लिए आपको याद होगा कि आंदोलन के अंतिम दिनों में उन्होंने जनता सरकार बनाने की घोषणा की थी। आंदोलनकारियों को कहा था कि आप गांव गांव जाएं और जनता सरकार बनाएं। जनता सरकार का क्या कार्य होगा? तो जनता सरकार इसी परिवर्तन के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर तैयार करेगी तथा जो सरकारी कामकाज हो रहा है उसमें जनता की भागीदारी को बढ़ाने का काम करेगी। जी, अब थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे, जयप्रकाश जो मार्क्सवादी थे, जयप्रकाश जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे, फिर जयप्रकाश जो लोहिया के साथ सोशलिस्ट पार्टी बनाकर आगे आ रहे थे, फिर जयप्रकाश जो सर्वोदयी हो गए, भूदानी हो गए और फिर संपूर्ण क्रांति तक पहुंचे। तो मैं इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं जयप्रकाश नारायण की? तो जयप्रकाश जी ने तो इसको आपने तो पढ़ा ही होगा, मेरी विचार यात्रा उन्होंने 2 भागों में लिख ही दिया है। तो उसमें उस सब चीजों को बहुत स्पष्ट ढंग से उन्होंने लिखा है। और मनुष्य के जीवन में क्रमिक रूप से वह विकास की ओर बढ़ता है, उसके विचार में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसी रूप से जयप्रकाश सिंह मार्क्सवादी थे। मार्क्सवादी होने के बाद वो समाजवादी हुए और समाजवादी होने के बाद वो ये सर्वोदय के लोग हो गए। लेकिन जैसा जिस समय में उन्हें समझा अपने को उसके अनुसार जो जनता के हित में हो उसमें परिवर्तित करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहे, तैयार रहे और उसी के क्रम में वो उनकी यात्रा मार्क्सवाद से सर्वोदय, मार्क्सवाद से समाजवाद, एक किताब भी उन्होंने लिखी है, मार्क्स सोशलिज्म टू सर्वोदय, ये पुस्तिका भी उनकी एक लिखी हुई है। तो ये उनके अपने विचार, अपने अनुभवों के आधार पर उनकी विचार यात्रा थी। मैं इसको सही मानता हूँ। जयप्रकाश जी अंत में जो अंतिम दिनों में अहिंसा में उनकी दृढ़ आस्था हो गई और अहिंसात्मक समाज की रचना के लिए वो कृत संकल्प हुए और इसी दिशा में उन्होंने जगह जगह पे और मुसहरी में भी इसी दिशा में प्रयास किया। अब चूंकि आप लोग आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और जयप्रकाश बीच में सर्वोदय के भी हुए थे, तो उसी दौर में याद आते हैं बाबा आचार्य विनोबा भावे, जो 1940 में गांधी जी ने उनको प्रथम सत्याग्रही बनाया था। आपातकाल में उनकी भूमिका को लेकर बहुत नकारात्मक ढंग से बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे बाबा और आपातकाल के बारे में, विनोबा भावे और आपातकाल के बारे में। देखिए राजेश जी, विनोबा भावे बहुत बड़े आदमी थे। मेरे जैसे साधारण आदमी को उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने का हक नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। पर ये तो बड़ा माने ठीक है, वो बहुत बड़े आदमी थे, पर चूंकि उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले या सर्वोदय को भी समाज परिवर्तन का जरूरी चीज मानने वाले लोगों को अब एक बार सोचना भी तो होगा
कि सर्वोदय के तमाम कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर गांव गांव, शहर शहर, जिले जिले, कस्बे कस्बे में आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और बाबा मौन थे। तो आपके जवाब को हम रणनीतिक जवाब माने, या आप इसमें कुछ उनकी बेकदरी नहीं हो जाएगी एक तरह से? बाबा के ही रास्ते पर चलकर, जैसे बाबा हर चीज के प्रति सोचने, अपनी बात को, असहमति को विवेक के साथ रखने की बात सिखाते हैं, वही बात होगी अगर आप कुछ कहेंगे तो? देखिए, विनोबा जी की बातों को साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने क्या कहा, लेकिन आपने जो बात उठाई है आपातकाल में, उनके बयान से, वक्तव्य से भ्रम पैदा हुआ और उस भ्रम के कारण काफी आंदोलन के क्रम में भी काफी इस पर चर्चा होती रही और विनोबा जी खुल करके इस विषय पे वो कुछ उन्होंने कहा नहीं। लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि विनोबा जी के आश्रम से एक मैत्री नाम की पत्रिका निकलती थी। उस मैत्री की पत्रिका के एक अंक को आपातकाल में पुलिस ने जाकर के रेड किया था और जब्त किया। और वो पत्रिका अभी भी निकलती है, वहां से कालिंदी बहन और कुछ बहनें अभी भी उसको संपादित करके निकालती हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपातकाल के दौर में विनोबा जी की पत्रिका बैन हुई, यह अपने आप में प्रमाण है कि विनोबा जी का आश्रम आपातकाल के खिलाफ जो आंदोलन थे उसकी गतिविधि का भी एक केंद्र था? या विनोबा जी की पत्रिका में आपातकाल के खिलाफ जो विचार थे वो छप रहे थे या वो आ रहे थे इसलिए उसको बैन किया गया? विनोबा जी ने सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सौम्यतर ये एक इस सत्याग्रह के बताया है और उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। इसलिए अब आपको क्या कहें विनोबा जी के विषय में। अगर आप एक साधारण व्यक्ति की तरह से आप समझेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको ये बात बता सकता हूँ, विनोबा जी का जो रुख आपातकाल में लगा उसको मैं अप्रूव नहीं करता हूँ और ऐसा रुख विनोबा भावे का नहीं होना चाहिए था। एक एज एन ऑर्डिनरी पर्सन जो मैं उसको, मेरा जो परसेप्शन बना, लेकिन एक बौद्धिक व्यक्ति थे, कई चीजों को कई तरह से वो कहते थे, तो ये हो सकता है कि उनकी भाषा जो हो उसको समझने में हमारे जैसे साधारण लोग इसको नहीं समझ पा रहे। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं तो मुझे लग रहा है कि विनोबा जी के उस दौर की बात कोई बहुत ही क्लासिक कविता की तरह या जटिल कविता की तरह है, जिसको बहुत ही सामान्य बुद्धि के साथ, सामान्य समझ के साथ, सामान्य व्यक्ति के तौर पर नहीं समझा जा सकता है। उसकी गहराई में जाकर शायद परत दर परत अंदर जाने पर उनकी बात को समझा जाए। ऊपरी तौर पर उसका जो अर्थ महसूस हो, शायद गहराई में जाने के बाद वो अर्थ महसूस न हो, ऐसा आप शायद कह रहे हैं। जी जी, तो बहुत शुक्रिया सुरेन जी। बहुत सारी बातें आपातकाल के संदर्भ, उसके बनने की परिस्थिति, उस दौर के आंदोलन की चर्चा आपने की और उसके बहाने आज के साथ आपने तुलना भी की। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार।